स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब ने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रखा है कि पीरियोडिक टेबल में 4 प्रकार के एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये चारों प्रकार के तत्व इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी वे तत्व जिनके अंदर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक के अंदर उपस्थित होता है, उनको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं और ये आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट और सेकंड के अंदर उपस्थित होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व अगर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में उपस्थित होता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं तथा ये आवर्त सारणी के 13वें से लेकर 18वें वर्ग में उपस्थित हैं। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट तत्व उन्हें कहते हैं जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी कक्षक में उपस्थित होता है, उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये आवर्त सारणी के 3रे से लेकर 12वें वर्ग में उपस्थित होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में उपस्थित होता है तो उसे एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व की 2 श्रेणी है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, जो आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखी गई है। अब हम लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व। द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक विच एक्ट एज ब्रिज और ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर डी ब्लॉक के तत्व जो कि एस और पी के तत्वों के बीच में उपस्थित होते हैं या उनके बीच में ब्रिज का कार्य करते हैं, उसे ट्रांजिशन तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है 4 सीरीज, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है या डी ब्लॉक के जो तत्व है वो 4 सीरीज के अंदर उपस्थित है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, दिस सीरीज कंटेन्स एलिमेंट्स from atomic number 21 scandium to atomic number 30 zinc. It is called 3D series because the last electron goes in 3D orbital and it is present in 4th period of periodic table. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वह स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है और इसको अपन 3D सीरीज कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह 3D ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित होता है तथा यह आवर्त सारणी के 4थे आवर्त में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो है वह यट्रियम या एटॉमिक नंबर 39 से लेकर के एटॉमिक नंबर 48 तक उपस्थित होती है, यानी यट्रियम से लेकर कैडमियम तक के तत्वों को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर रखा गया है। इसको 4D सीरीज कहा जाता है क्योंकि आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह 4D ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित होता है तथा यह आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। दिस सीरीज कंटेन्स एलिमेंट्स 57 लेंथेनम एंड फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 72 हैफनियम टू एटॉमिक नंबर 80 मरकरी तक। इट इज कॉल्ड 5D series because last electron goes in 5D orbital and it is present in 6 period of periodic table. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है परमाणु क्रमांक 57 लेंथेनम तथा उसके बाद में एटॉमिक नंबर 72 से लेकर 80 तक के तत्व थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में रखे गए हैं। बाकी 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व हैं वह एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और लेंथेनम के बाद आने की वजह से इनको लेंथेनाइड तत्व कहा
जाता है। और इसमें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित होता है, इसलिए इसको 5d सीरीज भी कहा जाता है तथा यह पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है वह परमाणु क्रमांक 89 एंड एटॉमिक नंबर 104 रदरफोर्डियम से लेकर के आगे के सिनोपोडियम तक के तत्वों में पाई जाती है। ये तत्व इस फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में रखे जाते हैं। और इसमें आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह 6d ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित रहता है, इसलिए इसको 6d सीरीज भी कहा जाता है। और यह आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है मेटेलिक करैक्टर, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनमें धात्विक गुण जो पाए जाते हैं। तो ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज ओनली 2। ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड, मेटेलेबल एंड डक्टाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है या धातु होती है वह कठोर होती है, आधात वर्धनीयता होती है और उनमें तन्यता पाई जाती है, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वह धात्विक बंध होता है या स्ट्रॉन्ग धात्विक बंध उपस्थित होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स जो है वह 3 क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर्स दर्शाती है, जैसे FCC फेस सेंटर क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP एंड BCC स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर क्यूबिक। ट्रांजिशन मेटल ऑफ 8th and 1st B group are softer and more ductile as compared to the other transition metal. Along with metallic bonding, transition metal also show covalent bonding due to presence of unfilled d orbital। यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल है वह मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी दर्शाती है, क्योंकि इनके पास अनफिल्ड या अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होते हैं। एज ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल्स सो दे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है उनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं और धात्विक गुण होने की वजह से यह ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल यूजुअली हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स। यानी कि संक्रमण तत्वों में यानी कठोर धात्विक बंध होने की वजह से यह इनका गलनांक व क्वथनांक का मान बहुत अधिक होता है। जिंक, कैडमियम एंड Hg मेटल्स हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये 3 धातुएं कम गलनांक व क्वथनांक दर्शाती है, क्योंकि इनका जो सबसे बाह्यतम कोश होता है वह पूर्ण भरा हुआ होता है, या इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस वजह से यह इनका गलनांक और क्वथनांक का मान कम होता है। हालांकि जिंक, कैडमियम और Hg को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, लेकिन इसको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते, क्योंकि इनके पास डी जो कक्षक होता है वह पूर्णतया फुलफिल होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन या संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 होते हैं इसमें, या परमाणु संख्या जो है इसकी 21 होती है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d1 और 4s2। इसके बाद में टाइटेनियम में 3d2, वेनेडियम में 3d3, क्रोमियम में 3d5 4s1। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है
वह 3d4 न होकर के 3d5 4s1 होता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन s कक्षक से d कक्षक में आ जाने पर 3d और 4s दोनों ही कक्षक अर्धपूरित होते हैं और अर्धपूरित कक्षकों का जो स्थायित्व होता है वह अधिक होता है। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज में 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकिल 3d8 4s2, कॉपर में 3d10 4s1, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाने पर डी जो कक्ष कोश है जो पूर्ण भरा हुआ और एस कक्षक अर्धपूरित होता है, जिससे उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जिंक 3d10 4s2। इसमें डी जो है वह पूर्ण भरा हुआ रहता है, एक भी रिक्त कक्षक उपस्थित नहीं होता। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्या। A covalent radii of the element decreases from left to right across a row in the transition series. This is because of the poor screening by the d electron, due to which the nuclear charge attracts all of the electron more strongly, hence a contraction in size occurs। यानी कि एक आवर्त में जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर उसके नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, जिससे उसकी परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर आर वेरी क्लोज टू one another. This closeness in atomic radii is due to the shielding of outer 4s electron by 3d electron from the inward poles of nucleus. As a result of these two opposing effects, the atomic radii do not alter much on moving from chromium to copper। यानी कि जो परमाणु त्रिज्या होती है 3d सीरीज के अंदर या प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्रोमियम से कॉपर तक बहुत नज़दीक होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वह डी कक्षक में भरा जाता है, जो डी कक्षक सबसे बाह्यतम कोश का न होकर उससे आंतरिक कोश का होता है, जिससे उसमें क्या होता है कि जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसमें आकर्षण कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें जैसे जैसे अपन लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं उसकी परमाणु त्रिज्या में कमी आती है या फिर लगभग बहुत कम अंतर होता है। जैसे स्कैंडियम से क्रोमियम तक कम होती जाती है, फिर क्रोमियम से कॉपर तक इनके मान में बहुत कमी नहीं होती या लगभग समान सी रहती है इनकी परमाणु त्रिज्या। द एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप इन द डी ब्लॉक सो द एक्सपेक्टेड इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल। जबकि अगर अपन फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम, तो स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम की ओर जाने पर इसमें एक एक्स्ट्रा सेल जुड़ता जाता है, यानी कि स्कैंडियम 4th पीरियड में, फिर यट्रियम 5th में, लेंथेनम 6th पीरियड में। तो एक सेल बढ़ने से उसके आकार में वृद्धि होती जाती है, जिससे उसके परमाणुीय त्रिज्या में भी वृद्धि होती है। द आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा यानी कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वह उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट बट लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वह एस ब्लॉक तत्वों से ज़्यादा एंड पी ब्लॉक तत्वों से कम होती है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वह परमाणुीय त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि परमाणुीय त्रिज्या अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम होगा
और परमाणुीय त्रिज्या कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। यानी कि आकार जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है, और आकार जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो एक आवर्त में जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उसकी परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है, यानी उसका आकार छोटा होता जाता है, जिससे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी कारण जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनसे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वह ज़्यादा होगी तथा पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। इन ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज ionization energy although increases gradually as we move from left to right, but this increases in not appreciable. The increase in ionization energy is due to increase in nuclear charge. The effect of increases in nuclear charge is partially balanced by the increases in screening. यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वह क्या होती है, लेफ़्ट से अपन राइट की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे इसके मान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट 4 3D सीरीज एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम almost same, differ only slightly from one another. The value of first ionization energy for iron, cobalt, nickel और copper are also very close to one another. क्योंकि इनका आकार भी लगभग समान होता है, तो लगभग समान होने की वजह से इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वह भी लगभग समान होती है। तो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर जिंक इज हाई। जिंक की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर 3D ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है, हमें पूर्ण पूरित कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करना होता है, और पूर्ण पूरित कक्षकों की स्थायित्व ज़्यादा होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि किसी आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वह उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वह क्रोमियम व कॉपर की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर दोनों ही एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ड्यू टू 3D5 और 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। यानी कि दोनों में ही अर्धपूरित व पूर्ण पूरित डी कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, और पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वह क्रोमियम और कॉपर की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो तत्व हैं वह वेरिएबल या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अनलाइक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेज इन यूनिट्स ऑफ 1। फॉर एग्जाम्पल आयरन +2 में भी होता है, आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी देता है। इसी प्रकार कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था व +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी देता है। स्कैंडियम कैन हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 इफ बोथ s इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। अगर दोनों s इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं तो स्कैंडियम +2, और एक s 2 s और एक d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ट्रांजिशन मेटल हैव यूनिक प्रॉपर्टी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आवर्त सारणी में ट्रांजिशन मेटल्स ही परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, क्योंकि इसमें 3D और 4s, इसी प्रकार 4D और 5s, इसी प्रकार 5D और 6s ऑर्बिटल्स जो होते हैं
वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसकी वजह से ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो कॉपर है +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी देता है, +2 भी देता है और कभी कभी +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। मैग्नीज जो है +2 से लेकर +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। और ऐसी धातु जो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है उसे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का जो गुण होता है वह संक्रमण तत्वों में पाया जाता है। Relative stability of various oxidation states. The relative stability of various oxidation states of 3D series elements are due to the extra stability of 3D0, 3D5 और 3D10 configuration। यानी कि अपूर्ण, अर्धपूरित और पूर्णपूरित यानी रिक्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का जो स्थायित्व होता है वह अन्य कक्षकों से ज़्यादा होता है। तो टाइटेनियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर इसके 3D कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए टाइटेनियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ज़्यादा स्टेबल होता है +3 ऑक्सीकरण अवस्था से। इसी प्रकार मैग्नीज +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो मोर स्टेबल होता है मैग्नीज +4 ऑक्सीकरण अवस्था से। कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी या उत्प्रेरकीय गुण। अनेक जो संक्रमण तत्व हैं या उनके कंपाउंड जो है वह उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, आयरन ट्राइक्लोराइड, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम आदि। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं उत्प्रेरकीय गुण दर्शाने के। एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा लार्ज सरफेस एरिया। यानी कि जो संक्रमण तत्व हैं वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जिससे उसको वह उत्प्रेरकीय गुण दर्शाता है। नेक्स्ट है लार्ज सरफेस एरिया, यानी फाइनली डिवाइडेड ट्रांजिशन मेटल और देयर कंपाउंड्स प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड द एब्जॉर्ब्ड रिएक्टेंट रिएक्ट फास्टर ड्यू टू द क्लोजर कॉन्टैक्ट। यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल है वह रिएक्टेंट को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी दर्शाने वाले मेटल और उसके कंपाउंड, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, ये जिगलर नाटा कैटेलिस्ट के रूप में यूज लिया जाता है। इसी प्रकार वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 के फॉर्मेशन में काम आता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका यूज KClO3 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। आयरन जो है हेबर बॉस प्रोसेस के अंदर अमोनिया के फॉर्मेशन में काम में आता है। FeCl3, यह प्रोडक्शन ऑफ CCl4 फ्रॉम CH2 एंड Cl2, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्मेशन में काम लिया जाता है। नेक्स्ट है कैटेलिस्ट FeSO4 + H2O2, ये फेंटोन रिएजेंट कहलाता है। इसी प्रकार PdCl2, ये वेकर प्रोसेस में काम में लिया जाता है। PD, ये हाइड्रोजिनेशन के काम में आता है। प्लेटिनम एडमास कैटेलिस्ट रिडक्शन के रूप में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है प्लेटिनम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के काम में लिया जाता है। इसी प्रकार है कॉपर क्लोराइड और निकिल, ये सारे के सारे उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं।